सुखिया अमनपुर राज्य के एक छोटे से रामपुर गांव में रहा करता था। सुखिया एक गरीब किसान था। वो दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता। एक दिन सुखिया थका हारा अपने घर आया ही था कि तभी उसकी पत्नी सीमा रोते हुए उससे बोली, आखिर हम कब तक अपना जीवन गरीबी में काटते रहेंगे। चिंता मत करो सीमा, सबके दिन बदलते हैं तो एक दिन हमारा भी जरूर बदलेगा। मुझे नहीं लगता कि अब हमारे दिन बदलेंगे। हमारे जितने भी खेत थे वो सब जमींदार ने हड़प लिए और हमारे 2 पुत्र समय से पहले इस संसार को छोड़कर चले गए। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ सीमा। ये मत भूलो कि जिस दुख से तुम जूझ रही हो उस दुख को मैं भी अपने मन के अंदर छुपा रखा है। और मैं तो किसी के सामने रो भी नहीं सकता क्योंकि मैं एक पुरुष हूँ और पुरुष के आंसू उसकी कमजोरी के कारण बनते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरों के सामने कमजोर दिखूं। आप खुद ही बताइए जी, हमारी पुत्री राधा अब विवाह के योग्य हो गई है, उसका विवाह कैसे होगा। चिंता मत करो सीमा, मैं दिन रात अपनी बिटिया राधा के बारे में ही सोचता रहता हूँ। सोचने से कुछ नहीं होगा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि हमारे पास अभी इतना धन भी नहीं कि हम पेट भरकर खाना खा सके। फिर हम अपनी बिटिया का विवाह कैसे करेंगे। मैं आज ही जमींदार से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन सुखिया खेत में जाकर कड़ी धूप में फिर से मेहनत करने लगा। शाम के समय वो जमींदार के पास जाकर बोला, जमींदार जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जल्दी बोलो सुखिया, क्या बात करनी है। तुम जानते हो कि मुझे गरीबों से बात करने में न जाने क्यों चिढ़ महसूस होती है। जमींदार जी, मुझे मेरे खेत वापस कर दीजिए। कुछ वर्ष पहले मैंने आपसे थोड़ा सा धन उधार लिया था और आपने उस उधार लिए हुए धन पर भारी ब्याज लगाकर मुझसे मेरे खेत हड़प लिए। तब से मैं वो कर्ज ब्याज सहित चुकाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ और धन के नाम पर मैं कुछ भी नहीं लेता। कभी कभी तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ता है। अब वो समय आ गया जमींदार जी कि आप मेरे खेत वापस कर दो। समय आ गया से तुम्हारा क्या मतलब है। तुम्हारे खेत मैंने हड़पे नहीं है, बल्कि उन खेतों पर मेरा ही अधिकार है। जब तुमने मुझसे कर्ज लिया था तब तो तुमने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा था कि मैं कर्ज बहुत जल्द चुका दूंगा, जो तुम नहीं चुका पाए। आप जानते हैं कि मेरे दोनों पुत्र राजा चंद्रभान के सैनिक थे जो कि एक युद्ध में मारे गए। वही मेरे परिवार का सहारा थे। उसका बाद सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया। मेरे पास बीज खरीदने तक के धन नहीं था, इसलिए मैंने आपसे कुछ कर्ज लिया था जो समय पर नहीं चुका पाया। वो तुम्हारी समस्या है सुखिया, मेरी नहीं। जहाँ तक तुम्हारे खेत की बात है तो तुम मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं देकर अपना खेत छुड़ा सकते हो। ये सुनकर सुखिया बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, 5000 स्वर्ण मुद्राएं? आप ये क्या कह रहे हैं। सही कह रहा हूँ सुखिया, मैंने जो रकम उधार दी थी उसका ब्याज इतना ही बन रहा है। और जो मैंने अपने ही खेत में गुलामों की तरह काम किया उसका क्या। तुमने जो काम किया है उसका धन तुम मुझसे ले गए हो। भगवान से तो डरो जमींदार, मैंने आपसे कितना धन लिया है इस बात को तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। अगर पूजा पाठ की बात करनी है तो जाकर मंदिर में करो। अगर मुझसे जुबान लड़ाओगे तो फिर हो सकता है कि मैं तुम्हें काम से भी हटा दूं। ये सरासर अन्याय है जमींदार। हाँ हाँ, अच्छे से जानता हूँ ये अन्याय है। तो क्या कर लोगे तुम। अरे तुम तो क्या, गांव का कोई भी व्यक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब अच्छी तरह से जानते हैं कि महाराज चंद्रभान का इकलौता पुत्र राजकुमार जयदेव मेरा मित्र है।
और वो हमेशा मेरी ही पक्ष लेता है। तुम और गांव वाले चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुखिया मुंह लटकाकर अपने घर चला आया। सुखिया का लटका हुआ मुंह देखकर उसकी पत्नी सीमा उससे बोली, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि जमींदार ने तुमसे क्या कहा है। सारा गांव जानता है कि जमींदार के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। तुम सही कह रही हो सीमा, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगले ही दिन सुखिया गांव के मुखिया के पास चला गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, मुखिया जी, जमींदार मुझसे मेरे खेत वापस करने के लिए 5,000 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहा है। अब तुम ही बताओ सुखिया, मैं क्या करूं? देखो सुखिया, तुम जानते हो कि सारा गांव जमींदार के अत्याचार से पीड़ित है, क्योंकि महाराज चंद्रभान का पुत्र राजकुमार जयदेव उसका दोस्त है। और राजकुमार जयदेव के बारे में कौन नहीं जानता। वह एक बिगड़ैल राजकुमार है। उसकी वजह से कोई भी गांव वाला जमींदार से बोल ही नहीं पाता। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात की शिकायत स्वयं राजमहल जाकर महाराज चंद्रभान से करनी चाहिए। आप सही कह रहे हो मुखिया जी। राजकुमार जयदेव के बारे में तो सारा राज्य जानता है। हालांकि महाराज के 2 पुत्र जो कि शिकार खेलने के दरमियान अचानक से लापता हो गए थे, उन पुत्रों का स्वभाव राजकुमार जयदेव से बहुत अलग था। ये बात तो सही बोली सुखिया। राजकुमार जयदेव के दोनों बड़े भाई स्वभाव के बहुत ही अच्छे और दयालु थे। जब तक दोनों भाई मौजूद थे, तब तक राजकुमार जयदेव की हिम्मत नहीं थी कि प्रजा पर अत्याचार करे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि राजकुमार जयदेव ने ही अपने दोनों भाइयों को मार दिया है। पता नहीं मुखिया जी, ये बात सच है या सिर्फ अफवाह। इसका सही जवाब तो केवल राजकुमार जयदेव ही दे सकते हैं। खैर, अब मैं चलता हूँ। मुझे राजमहल जाकर महाराज से जमींदार और राजकुमार जयदेव की शिकायत करनी है। सुखिया उसी दिन राजमहल के अंदर पहुंच गया। राजा चंद्रभान अपनी सिंहासन पर बैठा हुआ था और राजा चंद्रभान सुखिया की ओर देखकर बोले, तुम तो रामपुर गांव के रहने वाले हो? हाँ महाराज, मेरा नाम सुखिया है। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे 2 पुत्र मेरे सेना में थे जो एक युद्ध में वीरता की भेंट चढ़ गए। आपने सही कहा महाराज। मेरे पुत्र वीरता की भेंट क्या चढ़े, मेरे ऊपर तो मुसीबत के बादल छा गए। मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बोलो। सुखिया राजा चंद्रभान को सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार ने मेरे खेत पर कब्जा कर रखा है और जमींदार से कोई गांव वाला कुछ नहीं बोल पाता, केवल इस वजह से कि आपका पुत्र राजकुमार जयदेव जमींदार का दोस्त है। और जमींदार इसी बात का फायदा उठाकर सारे गांव वालों पर अत्याचार करता है। तो तुम कहना चाहते हो कि मेरे पुत्र की वजह से जमींदार ने तुम्हारे खेत हड़प लिए? आप मुझे गलत समझ रहे हैं महाराज। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि जमींदार आपके पुत्र राजकुमार जयदेव की मित्रता का फायदा उठा रहा है। ये सुनकर राजा चंद्रभान क्रोधित होकर बोला, अपनी जुबान पर लगाम दो सुखिया। अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरे गुप्तचर मुझे तुरंत सूचना देते। कुछ देर पहले मैं समझ रहा था कि तुम मुझसे मदद मांगने के लिए यहाँ पर आए हो, और अब मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे किसी शत्रु की योजना को अंजाम देने के लिए आए हो। ये सुनकर सुखिया बुरी तरह चौंक गया। आप मुझे गलत समझ रहे हैं महाराज। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा सुखिया। अब मुझे सब समझ में आ गया है। तुम्हारे 2 पुत्र युद्ध में मारे गए, इसलिए तुम अपने मारे गए पुत्रों का दोषी शायद मुझे समझते हो। तुम जरूर किसी शत्रु के साथ मिल गए हो और मुझे मेरे पुत्रों के खिलाफ भड़काने के लिए यहाँ आए हो।
यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें प्रजा के सामने मौत के घाट उतरवा दूं। ऐसा नहीं है महाराज। ऐसा ही है सुखिया। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे भी 2 जवान पुत्र शिकार के लिए गए थे, जो कि आज तक वापस नहीं लौटे। इसलिए मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूं कि जवान पुत्रों के चले जाने का अफसोस क्या होता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी बातों में आकर अपने ही पुत्र जयदेव को गलत समझने लगूं। मेरा एक ही पुत्र बचा है, तुम्हारी बातों में आकर मैं उसे नहीं खो सकता। बेचारा सुखिया राजमहल से मुंह लटकाकर अपने गांव चला गया। अगले दिन सुखिया जैसे ही अपने खेत पर गया, तभी जमींदार वहां आकर सुखिया से बोला, सुखिया, अब तुम्हें खेत में काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर सुखिया बुरी तरह से घबरा गया। ये आप क्या कह रहे हैं? जमींदार, अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई सुखिया कि तुम मेरी शिकायत करने राजमहल तक पहुंच गए। किसी गांव वाले की आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई। अब इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकाल दूं, सीधे तरीके से यहाँ से चले जाओ। सुखिया आंखों में आंसू लिए हुए वहां से चला गया और एक तालाब के किनारे बैठकर रोते हुए अपने आप से बोला, अब मैं क्या करूं? जमींदार ने मेरे खेत हड़प लिए और महाराज ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। सुखिया काफी देर तक तालाब के पास बैठकर रोता रहा। रो रो कर सुखिया का गला सूख गया था। सुखिया पानी पीने के लिए जैसे ही तालाब की ओर बढ़ा, अचानक उसकी नजर तालाब के नजदीक पड़े हुए 2 हिरणों पर पड़ी। सुखिया हिरणों को देखकर चौंकता हुआ अपने आप से बोला, अरे, यहाँ पर तो 2 हिरण घायल पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों हिरण किसी के तीर से घायल हुए हैं। मगर आश्चर्य की बात यह है कि एक हिरण का रंग सफेद तो दूसरे हिरण का रंग नारंगी है। इस तरह के हिरण तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। जो भी हो, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। इतना बोलकर सुखिया उन दोनों हिरणों के घाव पर तालाब के पास पड़ी हुई मिट्टी को लगाने लगा। ऐसा करते ही अचानक वो दोनों हिरण होश में आ गए और तुरंत उठकर खड़े हो गए और सुखिया को ऐसे देखने लगे मानो कि वो हिरण नहीं बल्कि कोई इंसान हो। अपनी ओर उन्हें ऐसा देखता हुआ देखकर सुखिया आश्चर्य से दोबारा अपने आप से बोला, अजीब बात है कि हिरण तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे ये मुझे जानते हो। तभी सफेद हिरण इंसानी आवाज में सुखिया से बोला, तुमने हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। सुखिया बुरी तरह से डर गया कि तभी नारंगी हिरण सुखिया से बोला, हमें देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। हम दोनों भाई भाई हैं। हम इस जंगल में घूमने के लिए निकले थे कि तभी इस राज्य के राजकुमार की नजर हम दोनों पर पड़ गई और उसने हम दोनों पर तीर चला दिया। हम दोनों घायल हो गए और भागते भागते यहाँ तक आ पहुंचे। अगर तुम हमें होश में ना लाते तो शायद हम दोनों जीवित ना बचते। अगर राजकुमार जयदेव की नजर तुम पर पड़ गई है तो वो तुम्हें अभी भी तलाश कर रहा होगा। सुना है कि वो अपने शिकार को कभी नहीं भूलता। तो तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। सुखिया उन दोनों हिरणों को अपने घर पर ले गया। घर पर उन दोनों हिरणों को देखकर सुखिया की बेटी राधा आश्चर्य से बोली, अरे पिताजी, इन हिरणों के रंग तो बाकी हिरणों से बहुत अलग है। सुखिया अपनी पत्नी सीमा को सारी घटना बताते हुए बोला, ये कोई मामूली हिरण नहीं है सीमा, ये दोनों मायावी हिरण हैं। राजकुमार जयदेव की नजर इन पर पड़ चुकी है। अगर मैं इन्हें यहाँ पर नहीं लाता तो ये बेचारे उसके तीर से मारे जाते। तभी सफेद रंग का हिरण सीमा से बोला, तुम्हारे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारे पति मन के बहुत साफ इंसान है।
हिरणों के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर सुखिया की पत्नी और पुत्री दोनों बुरी तरह से घबरा गए। तभी सफेद हिरण बोला, हमें देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पति ने हमारी मदद की है, इसलिए हम भी उनकी मदद करेंगे। तुम हमारी मदद कैसे कर पाओगे? मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है, जो कि तुम्हारे लिए असंभव है। कल जब तुम सोकर उठोगे, तब तुम 5000 स्वर्ण मुद्रा अपने पास ही पाओगे। अगर तुम्हें और ज्यादा स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है, तो तुम हमें बता सकते हो। नहीं, मुझे केवल 5000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है, ताकि मैं जमींदार से अपना खेत छुड़ा सकूं और मेहनत से खेती कर सकूं। अगली सुबह सुखिया का परिवार जब सोकर उठा तो अपने सामने सोने की स्वर्ण मुद्राएं देखकर बुरी तरह से चौंक उठा कि सफेद हिरण सुखिया की ओर देखकर बोला, ऐसे मत देखो, तुमने हम दोनों की जान बचाई है और हमारी जान के बदले ये भी तुम्हारे लिए बहुत कम है। जाओ और जाकर अपना खेत जमींदार से छुड़ा लो। सुखिया उसी समय स्वर्ण मुद्राएं लेकर जमींदार के पास गया और जमींदार को देते हुए बोला, ये लो जमींदार, और मेरे खेत से चले जाओ। मैंने तुम्हारा कर्ज ब्याज सहित चुका दिया है। अरे, तुम इतना सारा धन कहाँ से लाए हो? तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए जमींदार, तुम्हें बस अपने धन से मतलब होना चाहिए, जो कि मैं तुम्हें दे चुका हूँ। जमींदार स्वर्ण मुद्राएं लेकर आश्चर्य से वहां से चला गया। सुखिया नहीं जानता था कि जमींदार उस दिन से सुखिया के घर पर नजर रखने लगा था और एक दिन जमींदार ने सुखिया को सफेद और नारंगी हिरण से बातचीत करते हुए देख लिया। जमींदार आश्चर्य से अपने आप से बोला, ओह, अच्छा, तो ये रहस्य है। सुखिया के धनवान बनने का इसके हाथ जादुई हिरण लग गए हैं। मुझे ये खबर तुरंत राजकुमार जयदेव को बतानी होगी। जमींदार उसी समय राजमहल चला गया। इत्तेफाक से राजकुमार जयदेव अपने राजमहल के बाहर बगीचे में टहल रहे थे। जमींदार को देखकर राजकुमार हैरानी से बोले, क्या बात है जमींदार, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ा कि तुम्हें मेरे महल तक आना पड़ा? जमींदार सारी घटना बताते हुए राजकुमार से बोला, राजकुमार, मैंने अपनी आंखों से उन दोनों हिरणों को सुखिया से बातचीत करते हुए देखा है, वो भी इंसानी आवाज में। वरना तुम ही बताओ, सुखिया के पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आएंगे? इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कमाने के लिए लोगों का जीवन बीत जाता है। तुमने बिल्कुल सही काम किया जो मुझे ये रहस्य बता दिया। कुछ समय पहले वह दोनों हिरण मुझे भी जंगल में दिखाई दिए थे। मैंने उन पर तीर भी चलाया था, परंतु वह दोनों घायल होकर वहां से भाग गए। मैंने उन्हें बहुत तलाश की, मगर वह नहीं मिले। वह दोनों हिरण मेरे पास होने चाहिए, चलो मेरे साथ। राजकुमार जयदेव तुरंत जमींदार के साथ वहां से चले गए, परंतु राजकुमार जयदेव नहीं जानते थे कि उसके ये वार्तालाप चुपके से राजा चंद्रभान का मंत्री मनोहर सिंह सुन रहा था। मनोहर सिंह तुरंत राजा चंद्रभान के पास पहुंचकर सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज, सुखिया जिस समय आया था उस समय मुझे भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ था, परंतु अब मुझे विश्वास हो गया है कि राजकुमार जयदेव के कदम अच्छे रास्ते पर नहीं हैं। हमें तुरंत उनका पीछा करना चाहिए। राजा बहुत गहरी सोच में डूबते हुए बोले, तुम सही कहते हो, चलो चलते हैं। सुखिया अपने घर पर आराम से बैठा हुआ था। तभी उसके घर के अंदर राजकुमार जयदेव और जमींदार घुस आए। सुखिया उन दोनों को देखकर चौंक पड़ा
राजकुमार जयदेव सुखिया की ओर देखकर बोला, दोनों जादुई हिरण कहाँ हैं? सीधी तरह से उन दोनों को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। राजकुमार जयदेव की बात सुनकर सुखिया बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, राजकुमार, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने किसी भी जादुई हिरण को नहीं देखा। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? जमींदार ने अपनी आंखों से देखा है कि वह दोनों हिरण तुमसे इंसानों की तरह बात कर रहे थे। सच कहो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तभी वहां पर वो दोनों हिरण आकर खड़े हो गए। राजकुमार उन दोनों को देखकर सुखिया से गुस्से में बोला, तुम मुझसे कह रहे थे कि मुझे गलतफहमी हुई है। तभी सफेद हिरण गुस्से में राजकुमार जयदेव से बोले, ये तुम गलत कर रहे हो राजकुमार जयदेव। अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो परिणाम गंभीर होगा। राजकुमार जयदेव ने बिना एक पल भी गंवाए अपनी तलवार निकाली और उन दोनों हिरणों से बोला, कुछ समय पहले तुम दोनों मेरे तीर से बच गए थे, लेकिन अब नहीं बचोगे। अब मैं तुम दोनों को मारकर तुम्हारी खाल अपने राजमहल के दीवार पर लटकाऊंगा। तभी अचानक वहां पर राजा चंद्रभान और उनके मंत्री मनोहर सिंह आ पहुंचे। राजकुमार जयदेव अपने पिता को देखकर एकदम से घबराते हुए बोले, पिताजी, सुखिया के पास जादुई हिरण है और यह उन दोनों जादुई हिरणों के द्वारा हमसे हमारा राज्य छीनना चाहता है। नहीं महाराज, ये सब झूठ है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। तभी राजकुमार जयदेव ने अपनी तलवार से उन दोनों हिरणों पर वार कर दिया, परंतु उसका ऐसा करते ही वो दोनों हिरण रंग बिरंगी किरणों के साथ सुंदर राजकुमारों में परिवर्तित हो गए। उन दोनों सुंदर राजकुमारों को देखकर राजा चंद्रभान बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, अरे, ये तो मेरे पुत्र राजकुमार विक्रम और राजकुमार आदित्य हैं, जो कुछ समय पहले जंगल में शिकार करने के लिए गए थे और उसके बाद कभी नहीं आए। तभी राजकुमार विक्रम अपने पिता की ओर देखकर बोले, पिताजी, हम दोनों भाई जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, मगर गलती से मेरा तीर एक साधु को लग गया था। साधु क्रोधित हो गया और उसने हमें श्राप देकर हिरण में बदल दिया था। हम दोनों उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाए तो साधु को आखिरकार दया आ गई। उसने हमें कुछ मायावी शक्तियां तो दी, लेकिन एक शर्त भी रखी। वह शर्त कुछ इस प्रकार की थी, तुम दोनों को बिना अपना रहस्य प्रकट किए किसी गरीब की सहायता करनी होगी, और जब तुम्हारा कोई सगा तुम पर तलवार से वार करेगा, तभी तुम्हारा ये श्राप समाप्त होगा। बस पिताजी, यही था हमारा भाग्य। हम जंगल में इधर उधर बस इसी आस में भटक रहे थे कि कब हमें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। पिताजी, सुखिया निर्दोष है। अगर वो ना होता तो आज हम जीवित ना होते। जब हम दोनों हिरण के रूप में थे, तब जयदेव ने तीर चलाकर हमें घायल कर दिया था। हम वहां से जान बचाकर भागे तो उसी वक्त सुखिया ने हमारी मदद की थी। सुखिया ने? वह कैसे? हाँ पिताजी, उसने हमें न सिर्फ छिपाया बल्कि हमारी जान भी बचाई। उसी की बदौलत आज हम आपके सामने खड़े हैं। अगर वो ना होता तो हम कभी भी इस श्राप से मुक्त ना हो पाते। फिर सभी लोग राजमहल के लिए निकल जाते हैं। राजमहल पहुंचकर राजकुमार विक्रम अपने पिता से बोलते हैं, पिताजी, इस बीच जमींदार और राजकुमार जयदेव ने गांव वालों पर खूब अत्याचार करना शुरू कर दिया। जमींदार ने जयदेव की शक्तियों का फायदा उठाकर पूरे गांव पर जुर्म किया है। अब हमें इनके खिलाफ कुछ न कुछ करना ही होगा। जयदेव, मैं तुम्हें हमेशा एक जिम्मेदार राजकुमार समझता था, लेकिन तुमने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। तुमने मेरे और पूरे राज्य के विश्वास को तोड़ा है। पिताजी, मैं सिर्फ राज्य की सुरक्षा के लिए चिंतित था। मुझे लगा कि यह जादुई हिरण हमारे राज्य के लिए खतरा है। मैंने जो भी किया वह सिर्फ राज्य के भलाई के लिए। राज्य के सुरक्षा के नाम पर निर्दोषों पर अत्याचार करना कभी सही नहीं होता। तुमने सत्ता का गलत इस्तेमाल किया है जयदेव। पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा कि मैं सही हूं, लेकिन अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। जयदेव,
राज्य और प्रजा के साथ किया हुआ अन्याय माफी के योग्य नहीं है। पिताजी, हमें तुरंत जमींदार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इससे गांव वालों को न्याय भी मिल जाएगा। हाँ आदित्य, जमींदार को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जयदेव, तुम्हें राज्य से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर तुमने अपनी राह नहीं बदली तो इस राज्य में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। साथ ही साथ सुखिया को उसकी बहादुरी के लिए पूरे राज्य में सम्मानित किया जाएगा। उसने साबित किया है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है।